हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान फिर से आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इस थर्ड पार्ट में जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, उसके हम थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो बर्लिन क्वेश्चन ये आता है कि बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक क्यों माना जाता है। ठीक है, तो बर्लिन क्या है और शीत युद्ध का प्रतीक क्यों माना गया, इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड जब वो खत्म हो गया तो जर्मनी क्या हो गया था, जर्मनी हार गया था। क्या हो गया था, जर्मनी हार गया था। और हारने के बाद जर्मनी दो टुकड़ों में बट गया। ठीक है, जब दो टुकड़ों में बन गया, क्यों बटा दो टुकड़ों में, आपको मैंने बताया था। अगर आपने डिस्क्रिप्शन मतलब पार्ट्स पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया जाकर के आप उस पार्ट को देखें। और जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स आपके पास आते रहें। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हुआ था कि दो ध्रुव बन गया था हमारा पूरा विश्व, पूरा का पूरा विश्व क्या हो गया था, दो ध्रुव। पहला ध्रुव हो गया था अमेरिका और दूसरा ध्रुव हो गया था यूएसएसआर। तो बहुत से देशों ने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई और बहुत से देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है और यूएसएसआर में साम्यवादी व्यवस्था है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो जो जर्मनी है वो टूट करके बिखर गया, जर्मनी टूट करके बिखर गया। तो यहाँ पे मैं जर्मनी मिटा रहा हूँ, ये जर्मनी शहर है। ठीक है, जर्मनी देश है, जर्मनी। ओके, तो जर्मनी टूट करके बिखर गया और जर्मनी के बीचों बीच एक राज्य है जर्मनी का, और इस राज्य का नाम है बर्लिन। बर्लिन, क्या नाम है इस राज्य का, बर्लिन। ठीक है, तो इस बर्लिन ना दो टुकड़ों में बट गया। तो बर्लिन की दीवार बोली जा रही है। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करें तो मध्य प्रदेश के अगर बीच में हम दीवार लगा दें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दीवार कहलाएगी। बात समझ आ रही है। ऐसे ही बर्लिन की जो दीवार है यहाँ पे इस तरीके से ये दीवार बना हुआ है। ठीक है, और ये जो जर्मनी है वो दो टुकड़ों में बट गया। कितने टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़ों में, आधे। और देखो ये क्या साइड हो गया, ये हो गया पूर्वी साइड, और ये कौन सी साइड हो गई, ये हो गई पश्चिमी साइड। बात समझ आ रही है, पूर्वी और पश्चिमी। तो ध्यान से सुनना कि पश्चिमी जर्मनी जो था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो कि पूंजीवादी देश थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई, उन्होंने अपनाई पूंजीवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था अपनाई, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई। इतनी बात क्लियर है। और जो पूर्वी जर्मनी है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, साम्यवादी सरकार। साम्यवादी सरकार वाले क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे जर्मनी का, पूर्वी जर्मनी का। और इसी तरीके से जब ये दीवार बनी तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों क्या हो गया, बट गया। और पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन ये दोनों भी क्या हो गए, बट गए दो टुकड़ों में। ठीक है, तो इसको बनवाया किसने, इसको देखो, इसको बनवाया 1961 में साम्यवादी सरकार यानी कि यूएसएसआर ने क्या बनाया, बर्लिन की दीवार। क्यों बनाया, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि यूएसएसआर अपने साम्यवादी जो मानने वाले राज्य हैं, गणराज्य हैं, उनको पूंजीवादियों से अलग करने के लिए बर्लिन की दीवार बनाई। और ये दीवार पूरे के पूरे बर्लिन शहर में इस बॉर्डर के रूप में काम करता था, बॉर्डर के रूप में काम करता था। और 1961 में तो 1945 से लेकर के 1990 तक क्या चला था, शीत युद्ध। ठीक है, और शीत युद्ध के बीच में क्या बना, बर्लिन की दीवार। ठीक है, और जब यूएसएसआर ने बर्लिन की दीवार बनाई और इसको बनने से अमेरिका ने नहीं रोक पाया, अमेरिका ने नहीं रोक पाया। ठीक है, तब जाकर के यूएसएसआर ने इस दीवार को कंप्लीट कर लिया 1961 में। इतनी बात क्लियर है। और ये था हमारा क्या, बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का प्रतीक क्यों माना जाता है। तो दीवार है ना, तो ये साम्यवादी होगी और ये पूंजीवादी होगी। तो सोवियत संघ और ये क्या नाम है इसका, अमेरिका, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, शीत युद्ध का प्रतीक माना गया क्योंकि दोनों अलग हो गए। और ऊपर से क्या था कि यूएसएस जो आर है और जो यूएसए है, ये दोनों देखो, जब यूएसएसआर दीवार बना रहा था तो यूएसए जर्मनी यानी कि बर्लिन की दीवार को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया कि यदि अगर वो रोकता तो युद्ध छिड़ जाता, और युद्ध छिड़ता तो क्या होता, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाता। इसीलिए उसने नहीं रोक पाया।
क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्लिन के दीवार को गिराया जाना, बर्लिन के दीवार को गिराया जाना दो ध्रुवीयता का अंत क्यों माना जाता है? दो ध्रुवीयता का अंत क्यों माना जाता है? अब तो हमने जब दीवार को बनाया तो क्या हो गया, शीत युद्ध का प्रतीक मान लिया। अब जब ये दीवार गिरेगा तो इसको क्या माना जाएगा? दो ध्रुवीयता का अंत माना जाएगा और सोवियत संघ का विघटन माना जाएगा। कैसे माना जाएगा आओ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापना कब हुई? 1961 में, और कुछ टाइम बाद यानी कि 1989 में क्या करा यहाँ वाले लोग, स्थापना किसने करी थी? साम्यवादी पार्टी ने, ठीक है, यानी कि साम्यवादी सरकार यूएसएसआर वालों ने स्थापना करी थी, और तोड़ा किसने था? पूंजीवादी व्यवस्था वालों ने, ठीक है। तो जो पश्चिमी जर्मनी के लोग थे ये पूर्वी जर्मनी से मिलने लगे, थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, क्योंकि ये बात जानते हो कि जो जर्मनी है वो दो टुकड़ों में बट गया है, और दो टुकड़ों में बटने की वजह से अब इंडिया दो टुकड़े में बट जाएगा, तो इधर वाले राज्य जो एक ही राज्य में रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, तो इधर के लोग और उधर के लोग एक दूसरे को तो जानते पहचानते होंगे नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो दूसरे एक दूसरे को जानते होंगे, पहचानते भी होंगे, बस व्यवस्था क्यों अपना लिए? क्योंकि उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है और उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के लोग से मिलने जुलने लगे, तो थोड़ी बहुत पहले तो दीवार ऐसे ईंटें निकाल दी गई, थोड़ा सा मतलब होल सा कर दिया, बना दिया गया, और फाइनली 1989 में क्या किया गया? बर्लिन को दीवार को गिरा दिया गया, और बर्लिन को दीवार को जब गिराया गया, किसने गिराया? पूंजीवादी व्यवस्था ने। तो गिराने के बाद ये जो यूएसएसआर वाला है, जो कि सोवियत संघ है, उन्होंने इस बर्लिन की दीवार को गिरने से नहीं रोक पाए, गिरने से नहीं रोक पाए। कौन? ये, क्योंकि अगर इन्होंने गिराया है, कब गिराया? इतने सालों बाद गिराया, इस टाइम तो नहीं गिराया, इतने सालों बाद गिराया, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई चल रही थी और गृह युद्ध छिड़ रहे थे, ठीक है। तो जब गिराया गया तब भी ये नहीं रोक पाया, अगर रोक पाता तो फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। बात समझ आ रही है? तो नहीं रोक पाया, और क्या हुआ? बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, और इसे माना जाता है शीत युद्ध का अंत, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आओ। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर देखो क्वेश्चन आता क्या है कि ज्यादातर पूर्ववर्ती सोवियत संघ का क्या मतलब होता है? यानी कि सोवियत संघ में बहुत सारे राज्य थे, यानी कि 15 राज्य थे, तो पूर्व वाले अलग राज्य और पश्चिम वाले अलग राज्य। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पूर्ववर्ती सोवियत संघ की बात हो रही है, यानी कि जो पूर्व की साइड में, ठीक है। तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ अन्य गणराज्यों से, यहाँ पे अन्य लिख देता हूं, ठीक है, अन्य गणराज्यों से संघर्ष और तनाव की आकांक्षाएं बनी रहती थी। क्यों बनी रहती थी? क्वेश्चन ये आता है, यानी कि पूर्वी सोवियत संघ और जो बाकी अन्य समय थे वो दूसरे से जलते रहते थे, मतलब ये क्या है, क्या करते रहते हैं ये? तो अभी देखो क्या करते रहते थे, क्यों जलते थे, क्यों? वो हमेशा आशंकाएं बनी रहती थी, तनाव की और संघर्ष की। जब देखो तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट है कि चेचनिया और दागिस्तान में अलगाववाद हुआ। क्या था? चेचनिया और दागिस्तान, इन दोनों में अलगाववाद की बहुत ज्यादा संघर्ष हो गए। क्या हो गए? संघर्ष हो गए, ठीक है, संघर्ष हो गया, ठीक है, किसमें? चेचन्या में और दागिस्तान में। इसको रोकने के लिए, इस संघर्ष को रोकने के लिए सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रयास किया, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो मॉनिटर, अगर क्लास के अंदर दो बच्चे लड़ रहे हो तो मॉनिटर का क्या फर्ज बनता है कि दोनों को छुड़ाएं, रोकने का प्रयास करें, और मॉनिटर मारने लगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत पड़ जाएगी ना, है ना। तो क्या हुआ था? चेचन्या में और दागिस्तान में संघर्ष होने की स्थिति पैदा होगी। जब संघर्ष होने लगा तो सोवियत संघ जो था उसको रोकने के लिए गया, लेकिन वहां पे हो गई बमबारी, और बमबारी होने की वजह से वहां पे मानवाधिकारों का हनन हुआ, और मानवाधिकार हनन होने के बाद संघर्ष क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ गया। और इस ये एक कारण ये है कि तनाव और संघर्ष की स्थिति बन जाती थी अन्य देशों, मतलब पूर्वोत्तर सोवियत गणराज्यों से, क्योंकि वो दखल दे रहे हैं ना बीच में। आगे क्या बता रहा है? तजाकिस्तान, ये सेकंड पॉइंट है
ये मैं बार बार बताता हूँ, हर पार्ट में बताता हूँ, ये सिर्फ मैं हेडिंग लिखता हूँ और वो जो समझाता हूँ मैं आपको, वो आपको बना करके आपको डेफिनेशन बनाना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है तजाकिस्तान की वजह से गृह युद्ध। तो तजाकिस्तान की वजह से गृह युद्ध कैसे छिड़ गया? तजाकिस्तान में कह रहे कि ये कैसी निकम्मी सरकार है, कोई काम ही नहीं करने देती, खुद ही करती है, ना खुद करती ना करने देती, मतलब खुद करती है लेकिन थोड़ा बहुत काम करती है, सैन्य खर्चों पे ज्यादा करती है। पिछले पार्ट में जाकर के आप जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे छिड़ गया क्या? गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या होता है? आपसी में लड़ाई। अगर जो साम्यवादी पार्टी के मतलब समर्थक है और वे लोग जो साम्यवादी के समर्थक नहीं है, तो क्या होगा? उन दोनों में लड़ाई तो होगी और एक ही देश के अंदर होगा, तो उस समय क्या कह देंगे? गृह युद्ध कह देंगे। आगे देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह इसलिए हो गया क्योंकि ये तीनों जो राज्य हैं सोवियत संघ के, वो आपस में भिड़ गए। और भिड़ के क्यों गए? सोवियत संघ के साम्यवादी सरकार की वजह से। इनमें क्या हो गई? लड़ाई हो गई। किनमें? यूक्रेन में, किर्गिस्तान में और जॉर्जिया में विद्रोह हो गया, बहुत तगड़ा वाला। सरकार के लिए इतना विद्रोह हो गया, इतना विद्रोही हो गए सरकार के प्रति कि ये जो सरकार है वो बिल्कुल काम नहीं करने दे रही, हमें चैन से जीने नहीं देती, हमारे संसाधन वो खुद लेके चले जाती है, ठीक है। हम जो अपना कुछ भी करते हैं तो उस पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इसका क्या करना चाहिए? इसका तो विरोध करना चाहिए ना। तो बेसिकली किसका विद्रोह कर रहे थे? ये कर रहे थे साम्यवादी का विद्रोह, तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जॉर्जिया और चेकोस्लोवाकिया में तनाव, ठीक है। तो जॉर्जिया का तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि विद्रोह करने लगे थे, लड़ाई होने लगी थी। जो चेकोस्लोवाकिया था, ये चेकोस्लोवाकिया दो शांतिपूर्ण तरीके से एकदम चुपचाप अलग अलग हो गए, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट गए। कौन सा? एक तो बन गया चेक और एक बन गया स्लोवक। क्या बन गया? स्लोवक। ये दो देशों में अलग अलग बट गए। कौन? चेकोस्लोवाकिया। क्लियर है? ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आगे है पांचवा पॉइंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य एशियाई देशों में विदेशी हस्तक्षेप। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बात हो रही है मध्य एशियाई देशों में, तो यहाँ पे पूर्वोत्तर संघ था, तो कुछ एशिया के देश भी जो थे, मध्य एशिया के देश, वो सोवियत संघ में शामिल थे, सोवियत गणराज्य में शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ देखो, कुछ बोला है मैंने, सभी नहीं बोला मैंने, एक आध दो होंगे शामिल और बाकी जो खाड़ी प्रदेश थे वो अलग थे, ठीक है। तो मध्य एशियाई देशों में जो विदेशी हस्तक्षेप है, विदेशी हस्तक्षेप मतलब कोई दूसरा देश आकर के उनके देशों में हाथ मारे, तो विदेशी हस्तक्षेप है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या है? विदेशी हस्तक्षेप मध्य एशियाई देशों में। अब हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? हस्तक्षेप करने के पीछे मतलब कारण है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कि जब विदेशी हस्तक्षेप कर रहे थे वो इन मध्य एशियाई देशों में तेल भंडार का, किसका? तेल का भंडार है, तेल भंडार का साधन है, संसाधन है, ठीक है। और इसी कारण की वजह से जो बाकी विदेशी लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने ऊपर कब्जा करते हैं, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे लड़ाई होगी कि नहीं होगी? अगर तुम्हारे घर में मतलब कोई आए और वो जाकर के बोले ये घर अब मेरा है, तुम नहीं रह सकते, तुम चलो निकलो यहाँ से, या फिर तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे टीवी फ्रिज और बाकी सारी चीजें, उसका प्रयोग वो खुद करे, तुम्हें ना करने दे। और फ्रिज अगर कभी मन हुआ तो फ्रिज में से बर्फ निकाल के लेके चला गया, कभी फ्रिज ही उठा के लेकर चले गए, तुम शांत बैठोगे? नहीं बैठोगे भाई। क्यों बैठोगे? विद्रोह करोगे, ठीक है। तो ये कारण था कि जिसकी वजह से यहाँ हस्तक्षेप कौन कौन करते थे? हस्तक्षेप करते थे अमेरिका वाले, चीन वाले और जो बड़े बड़े देश थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूगोस्लावियाई देशों में अलगाववाद। यूगोस्लावियाई देशों में अलगाववाद। तो यूगोस्लावियाई जो देश है वो हो गए अलग, ठीक है। और ये इतना संघर्ष बढ़ गया, यहाँ पे तनाव संघर्ष बढ़ गया कि ये जो देश है, इन देशों के जो राज्य हैं, इन राज्यों को बांट दिया गया और बांटने के बाद उन राज्यों को ही देश बना दिया गया। ये था यहाँ पे। तो ये सारे कारण, मतलब जितने भी मैंने डेफिनेशन बताए वो सब तनाव और संघर्ष की स्थिति ही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर सोवियत संघ से किलसते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे चलो पॉइंट तो क्लियर हो गया है, ठीक है, कोई पॉइंट छूटा नहीं है। अगर तुम में कोई भी डाउट लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके इस वीडियो के मतलब जब भी बनाऊंगा तो आप मैं बता दूंगा, आप जरूर से जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के साथ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के क्या संबंध थे, कैसे संबंध थे? तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया
और रूस दोनों के दोनों बहुत अच्छे मित्र, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन फिल करने के मतलब प्रयास किया है एक बार में, कि एक तो हमें बताना है कि सोवियत संघ के भारत के साथ आर्थिक संबंध कैसे है, या तो फिर सोवियत संघ भारत को आर्थिक सहायता किस प्रदान करता है, और दूसरा क्या है कि सोवियत संघ के साथ भारत के सैनिक संबंध कैसे हैं, या तो फिर सोवियत संघ भारत के सैनिक सहायता किस प्रकार से प्रदान करता है। यह है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखो आर्थिक सहायता किस प्रकार से करता है और आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो देखो जो सोवियत संघ है यानी कि जो यूएसएसआर है, ये यूएसएसआर विशाखापट्टनम, जानते हो ना, विशाखापट्टनम इंडिया में है, विशाखापट्टनम और बोकारो और भिलाई के इस्पात कारखानों में, यानी कि यहाँ पे भी कारखाना है, यहाँ पे भी कारखाना है और यहाँ पे भी कारखाना है, विशाखापट्टनम, बोकारो और भिलाई में, इन तीनों में कारखाना है। इन तीनों कारखानों में आर्थिक तकनीकी सहायता दी है। किसने? यूएसएसआर वालों ने आर्थिक तकनीकी सहायता दी है कि भाई ये लो तकनीक और तुम प्रोडक्ट बनाओ। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्या है कि भारत की गवर्नमेंट है, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी हर तरह की सहायता दी है। कह रहा है भारत सरकार तू कैसे पीछे, तू तो अपना यार है पगले, बता क्या चाहिए तेरे को, हर तरह की सहायता दे रहा है कंपनियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत में विदेशी मुद्रा की कमी होने पर यूएसएसआर ने रुपया के माध्यम से व्यापार किया। कोई ऐसा देश नहीं है जो कि ऐसा करता है। एक बात बताओ, मित्र होने का मतलब क्या होता है? अगर तुम दोस्त हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारा मतलब जो अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास पैसे, तो मैं तुम्हें खिला दूंगा खाना। बात समझ आ रही है? या फिर व्यापार करना होगा, जब भी कोई दोस्त मार्केट में जाते हैं, कोई चीज पसंद आती है, भाई ये लेकर दे दे यार, मैं कल पैसे दे दूंगा। बात समझ आ रही है? ऐसा हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर उसको देखें और पॉइंट के तौर पर इसको देखें, तो भारत में विदेशी मुद्रा की कमी, विदेशी मुद्रा की बहुत ही कमी हो गई थी, क्योंकि भारत का निर्यात नहीं हो रहा था। अब जब निर्यात होगा तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी। बात समझ आ रही है? तो भारत का निर्यात नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। लेकिन जो रूस है, जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, उसने इंडिया के रुपया से, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज में क्या चलता है? यूरो चलता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे रूस ने क्या किया था कि रुपया के माध्यम से, जो हम रुपया चलाते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये, बात समझ आ रही है? इनसे व्यापार किया था। क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारा आर्थिक सहायता या तो फिर आर्थिक संबंध भारत और इंडिया के साथ। अब सैनिक सहायता और सैनिक संबंध क्या है कि सैनिक सहायता क्या करता है इंडिया को, कि भारत को समय समय पर लड़ाकू जहाज, लड़ने वाले जहाज, जब भी भारत को जरूरत पड़ी है कि ये युद्ध होना है, ले भाई ले मेरा हथियार लेके जा, लड़ाई करता हूं, देखता हूं कौन हराता है मेरे भाई को। बात समझ आ रही है? कौन कहता था? यूएसएसआर कहता था। किसको कहता था? इंडिया को कहता था। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आगे टैंक देता था, युद्ध तोप भी देता था और अन्य प्रकार की आधुनिक तकनीक भी देता था कि इससे आधुनिक रूप में, आधुनिक समय में तुम इस हथियार से तुम लड़ सकते हो। इंडिया को बोलता था कौन? सोवियत संघ, जो कि अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्या है कि भारत को मिसाइलें बनाने में, क्या बनाने में? मिसाइल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? भाई साहब वही हमारे सबसे प्यारे दोस्त यूएसएसआर ने, जो कि आज किससे मशहूर है? रशिया से मशहूर है। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने मिसाइलें बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी है। भाई मिसाइल बना रहा है, चलना मैं तेरी मदद कराता हूं, क्या जरूरत है, ऐसे बोलता है कौन? यूएसएसआर। किसको? इंडिया को। नेक्स्ट, भारत को सेना, जो भारत की सेना है, तो भारत की सेना को आधुनिक बनाने में भी सहायता की है कि तुम्हारी सेना यार थोड़ी सी ना और स्ट्रांग होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? कौन कहता है? यूएसएसआर कहता है। तो उसने आधुनिक बनाने के लिए, वर्तमान के अनुसार लड़ने के लिए सहायता किया। किसने? रशिया ने, सोवियत संघ ने। ठीक है। आगे कि भारत को सदैव कम मूल्यों पर हथियार दिए। ये कम मूल्यों पर की वजह से ये पॉइंट तुम आर्थिक संबंध में भी लिख सकते हो। ठीक है। और हथियार की वजह से तुम सैनिक संबंध में भी लिख सकते हो। ये पॉइंट का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाना कि भारत को सदैव कम मूल्य पर, यानी कि अगर ये बंदूक है और ये है 50,000 का, तो इंडिया को कितने दिया? ले भाई 25,000 में तो ले जा, बिल्कुल आधे मूल्य पर, यानी कि कम से कम मूल्य पर यूएसएसआर ने इंडिया को क्या किया है? हथियार दिए हैं। क्लियर है? पक्का? तो ध्यान रखना,
अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं, बताने वाला हूं। जो फोर्थ पार्ट है उसको आप जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके बाय।